So this is the slide and okay. Hmm. तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, रेजोनेटर के बारे में। भैया रेजोनेटर कैविटी होता है, कैविटी रेजोनेटर की हम बातें कर रहे थे। और इतना आपको पता था कि रेजोनेटर में स्टैंडिंग वेव बनती है ना। अब स्टैंडिंग वेव के बाद आगे क्या होता है वो समझना है यहाँ पे। सो आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं फटाफट से, ताकि आपको विजिबल हो जाए सब कुछ स्क्रीन का। सो नाउ विजिबल ऑन है आपको। अब देखते हैं आगे। तो ये हमारा हो चुका था डाइलेक्ट्रिक लॉस वगैरह, तो ये हम डिस्कस कर चुके थे, पहले भी डिस्कस कर चुके थे ये पूरा। ठीक है, इसके आगे भी हम लोग कर चुके थे। ये मेरा लास्ट डिस्कशन था रेजोनेटर के ऊपर। ये रेजोनेटर का डायग्राम है और ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो लास्ट ये था एज शॉन इन द फिगर z इज इक्वल टू 0, जो भी आपको दिख रहा है ये सब। ठीक है। नाउ द स्टैंडिंग वेव फील्ड पैटर्न, द स्टैंडिंग वेव फील्ड पैटर्न, इसके आगे हम लोग काम करेंगे। द स्टैंडिंग वेव फील्ड पैटर्न ऑफ द वेवगाइड, ऑफ द waveguide in the y and z, in the y and z direction, remains unchanged, remains अनचेंज। तो उसमें क्या हो जाएगा, उस डायरेक्शन में उनका फील्ड कंपोनेंट अनचेंज रहेगा। एंड इन एडिशन, एंड इन एडिशन the standing wave are produced, the standing waves are produced, the standing wave are produced uh, in the z direction, in the z direction, क्योंकि आपकी वेव जो है वो z में ही प्रोपगेट है, इसलिए स्टैंडिंग वेव भी जो है वो z में ही बनेगी। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, तो उसमें कोई इशू नहीं है कि जो है आप इस तरह से फिलिंग कर सकते हो या फिर इस तरह से भर सकते हो। नाउ ड्यू टू सुपर पोजिशन, क्योंकि स्टैंडिंग वेव में आपको पहले बताया था क्या होता है। सो ड्यू टू सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन ये बात हम लास्ट में भी डिस्कस कर चुके थे, लास्ट लेक्चर में। ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव, ऑफ इंसिडेंट and reflected wave, of incident and reflected wave. Now we know that, now we know that in a rectangular waveguide for TEMN mode, for TEMN mode in rectangular waveguide क्या होता है ये आपको पता है। अगर हम TE मोड की बात करते हैं
तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में टी एम एन मोड के लिए क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है ई जेड बराबर जीरो होता है, और टी एम के लिए एच जेड जीरो होता है। तो टी मोड पे क्या हो गया, ई जेड बराबर जीरो हो गया। एंड ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि टीई मोड में फील्ड कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे ना बेटा। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर एक्स की बात करते हैं तो कितना आता है, आयोटा ओमेगा म्यू स्क्वायर। अब एच स्क्वायर बोल दो या के सी स्क्वायर बोल दो, एक ही बात है, उसका वैल्यू सेम होता है। और ये होता है ई एक्स के बाद में माइनस के बी, कोई कांस्टेंट होता है यहाँ पे, तो कोई भी कांस्टेंट लिख दो, आप चाहो तो बी लिख दो, माइनस बी, और के वाई कोस के एक्स एक्स, कोस के एक्स एक्स साइन के वाई वाई, साइन के वाई वाई एक्सपोनेंशियल माइनस गामा जेड। तो ये एक्स कॉम्पोनेंट होता है। अगर हम वाई कॉम्पोनेंट की बात करते हैं तो वो होता है आयोटा ओमेगा म्यू अपॉन के सी स्क्वायर माइनस बी के एक्स, ठीक है, साइन के एक्स एक्स और कोस के वाई वाई एक्सपोनेंशियल माइनस गामा जेड। सो टू परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें, तो आगे क्या करना पड़ेगा, टू परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स, टू परफेक्टली conducting walls at z is equal to 0 and z is equal to c। ये हम जानते हैं कि वेव गाइड अगर बंद कर दी जाए तो वो रेजोनेटर बन जाती है। तो रेजोनेटर में क्या होता है, एक वॉल तो लगती है z बराबर 0 पे, और एक वॉल लगाते हैं z बराबर c पर, तो कंडक्टिंग वॉल्स लग जाती है, पैक हो जाता है वो। सो आफ्टर सुपर पोजिशन, सो आफ्टर सुपर पोजिशन क्या हो जाएगा, आफ्टर सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन में हो जाएगा, इधर देखना क्या करता है, ये जो वेव जा रही है नॉर्मली प्रोपोगेशन के लिए गामा इज इक्वल टू आयोटा बीटा हम लोग लेते हैं, क्योंकि गामा के अंदर अल्फा भी तो होता है, बट अल्फा जो होता है वो अटेन्यूएशन पार्ट होता है, प्रोपोगेशन पार्ट जो है बीटा होता है। तो गामा इज इक्वल टू आयोटा बीटा लेंगे प्रोपोगेशन के लिए। तो अल्टीमेटली अगर ये वेव जो है प्लस एक्स में जाएगी, मतलब प्लस जेड में जाएगी, तो प्लस जेड में जाएगी तो ये एक्सपोनेंशियल कितना हो जाएगा। और रेजोनेटर में क्या होता है, दूसरी वॉल भी कंडक्टिंग वॉल है, तो वहां से रिफ्लेक्ट होके वेव आएगी, तो रिफ्लेक्ट होके आएगी तो वो माइनस जेड में आएगी, तो माइनस जेड के लिए ये जो फेस फैक्टर है वो माइनस में हो जाएगा, और फिर उन दोनों वेव का क्या होगा, सुपर पोजिशन होगा। तो जब प्लस जेड में जाने वाली वेव माइनस जेड में आने वाली वेव सुपर इम्पोज होगी, तो दोनों को एडिशन कर दोगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ये बात बोलता है कि दोनों को ऐड कर दो। तो मेरे पास अगर दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, तो ई एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये जो आगे वाले फैक्टर्स है ना इनके ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज दोनों में कॉमन होंगे ये, केवल ये वाला फैक्टर जो है ना वो चेंज हो जाएगा। प्लस जेड के लिए हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस गामा जेड, और माइनस जेड के लिए हो जाएगा एक्सपोनेंशियल प्लस गामा जेड, और गामा बराबर ये होता है प्रोपोगेशन पार्ट। तो अल्टीमेटली इनको ऐड कर दूंगा मैं, तो मैं ऐड करता हूँ इनको, तो ई एक्स बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू अपॉन के सी स्क्वायर एंड माइनस बी के वाई एंड कोस के एक्स एक्स साइन के वाई वाई और आयोटा बीटा
कोस, आप चाहो तो इसको प्लस कर दो, ये दोनों क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो आयोटा बीटा के वाई कोस के एक्स एक्स और साइन के वाई वाई, और मैं इसको जब जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा जेड, ठीक है, एंड माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जेड। तो एक वेव तो बता रही है प्लस जेड में, एक बता रही है माइनस जेड में, और दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया आपने। सुपर इम्पोज करना मतलब दोनों को जोड़ दिया। अब आप लोगों को ये बात पता है कि साइन थीटा बराबर जानते हो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा। तो इसी बात का यूज यहाँ पे करो आप लोग। तो जैसे आप यूज करोगे तो हम ये बात जानते हैं कि इस पूरे फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आयोटा मल्टीप्लाई विद द साइन बीटा जेड, यही तो होगा इसका वैल्यू साइन बीटा जेड। अब अगर आप सोचो कि इसका वैल्यू 2 आयोटा साइन बीटा जेड होगा, तो यहाँ पर 2 आयोटा, यहाँ पर भी आयोटा, तो आयोटा आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। बट एक और चीज सुनो, रुको रुको रुको, एक गलती कर दी। ये वाला फैक्टर जो है ना, ये तो प्लस में था, एक्सपोनेंशियल माइनस गामा जेड, मतलब एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जेड। तो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा जेड तो प्लस में है, जो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी ना वो माइनस में होगी, तो वो माइनस में हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा, ये गलती कर दी अपन ने, क्योंकि ये फैक्टर तो ऑलरेडी प्लस एक प्लस जेड में जा रहा है, तो ये तो प्लस में ही आएगा ना। उल्टा रिफ्लेक्ट होके कौन सा वाला फैक्टर आ रहा है, ये वाला फैक्टर आ रहा है, दिस इज द फैक्टर और द रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन के लिए माइनस साइन आएगा, और इस फॉर्मूले से अगर हम चेक करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा फिर, है ना, माइनस बाहर लेने के बाद। तो अल्टीमेटली माइनस बाहर आके ये आयोटा आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -1 +1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सब सोल्व करने के बाद मेरे पास फाइनल क्या बचेगा, ये 2 रहेगा, तो ये 2 तो रहेगा इसे यहाँ पे, तो 2, ये ओमेगा म्यू तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये बी को भी लिख दो बाहर, और ये के वाई को भी लिख दो एक साथ ही, तो इतने फैक्टर तो ऊपर बच रहे हैं, और नीचे केवल एक फैक्टर है के सी स्क्वायर। फिर उसके बाद दिक्कत नहीं है, फिर तो कोस के एक्स एक्स, कोस के एक्स एक्स, देन साइन के वाई वाई, साइन के वाई वाई एंड साइन बीटा जेड, ठीक है। सिमिलरली अब ये आप लोग काम कर लेना सिमिलरली के बारे में। तो सिमिलरली आप लोग ये चेक करना यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये भी सेम वही रामायण है, बस अंतर केवल इतना है कि यहाँ पे के एक्स आ गया, यहाँ पे कोस की जगह साइन आ गया, यहाँ पे साइन की जगह कोस आ गया, पीछे तो वही की वही रामायण है, और यहाँ माइनस आ गया। तो केवल एक माइनस का डिफरेंस है ऊपर और नीचे, क्योंकि ऊपर 2 माइनस थे, नीचे एक माइनस है, तो केवल एक माइनस का डिफरेंस है, और जो डिफरेंस मैं लिख देता हूँ, तो ई वाई में कुछ नहीं हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और बाकी सब वही का वही रामायण है, ओमेगा म्यू बीटा वही का वही है, और ये के वाई जो है वो के एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस की जगह साइन के एक्स एक्स, ठीक है, और साइन जो है वो कोस साइन ही हो जाएगा, क्योंकि वो तो साइन ही रहेगा ना, ठीक है ना। नाउ यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस, ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब वैल्यूज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाउंड्री कंडीशंस काम में लेना पड़ेगा। नाउ यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस, वो ये बात बोलती है कि z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू c पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो मैं 0 कर दूं इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स ई एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ई वाई कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। करके देखो एक बार। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, z बराबर c पुट करता हूँ, क्योंकि z इज इक्वल टू 0 पुट करोगे ना, तो z इज इक्वल टू 0 पे तो ये वाला फैक्टर भी 0 और ये वाला फैक्टर भी 0, और इधर भी सब 0 0 जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। z इज इक्वल टू सी पुट करते हैं, तो z इज इक्वल टू सी पुट करने पे क्या हो जाएगा, साइन बीटा सी यहाँ भी है और साइन बीटा सी यहाँ भी है, दोनों जगह साइन बीटा सी हो जाएगा, और यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, तो साइन बीटा सी बराबर 0 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली
साइन बीटा सी बराबर 0, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन। अब कोई नंबर देखो, एन और एम तो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं ए और बी डायमेंशन के लिए। ये जेड डायमेंशन है, सी डायमेंशन है, तो इसको हम पी बोल देते हैं। तो हमारे पास तीन क्वांटम नंबर हो गए। एन तो हो गया एक्स के लिए, एम हो गया वाई के लिए, और पी हो जाएगा जेड के लिए। तो तीन क्वांटम नंबर हो गए हमारे पास। तो ये हो जाएगा मेरे पास लाइक के जेड इज इक्वल टू, या फिर बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, बीटा इज इक्वल टू सिंपली पी पाई अपॉन सी। ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, के जेड बोल देते हैं। मैं के जेड क्यों बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि हम लोगों ने कल निकाला एम पाई अपॉन ए, और के वाई निकाला था हम लोगों ने एन पाई अपॉन बी। जब हम लोगों ने रेक्टेंगुलर वेव गाइड पढ़ा था तब ये निकाला था। तो जब ये सिमिलर आ रहा है, एम एन पी आ रहा है और फिर ए बी सी आ रहा है, तो उनको सुविधा के लिए हम लोग एक काम करते हैं, के जेड बोलते हैं फॉर द कन्वीनियंस। ठीक है, तो इस कन्वीनियंस को ध्यान रखते हुए अब एक और काम कर सकते हैं हम लोग। ये चीज तो निकल गया हमारे पास। ठीक है, सो वी कैन से दैट फॉर द कन्वीनियंस, अब मैं एक काम करूं, इसको ई एक्स लिख देता हूं मैं, कन्वीनियंस ई एक्स लिखता हूं। ई एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ई वन। जो आगे कांस्टेंट लिखे हुए थे उनको मैंने ई वन मान लिया, और पीछे क्या था, कोस के एक्स एक्स एंड साइन के वाई वाई एंड साइन। अब वो बीटा को मैंने के जेड मान लिया, के जेड जेड। ये सही रहेगा लिखने में। देखो ई एक्स में देखो, ये जो कांस्टेंट इसको मैंने क्या मान लिया, एक नया कांस्टेंट मान लिया ई वन। इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, ई वन मान लिया। फिर कोस के एक्स एक साइन के वाई, और बीटा को मैंने के जेड मान लिया सुविधा के लिए। तो फिर ये कैसा बन जाएगा हमारे पास, इस तरह का बन जाएगा। इसको समीकरण नंबर एक नाम दे दो। अब सिमिलरली हम ये काम करते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं हियर ई वन क्या चीज है। सो हियर ई वन इज नथिंग बट द मल्टीपल कांस्टेंट टू ओमेगा म्यू बी के वाई अपॉन के सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये बात जानते हैं कि इसी तरह सिमिलरली अगर हम लिखते हैं के वाई को, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ई टू। अब वहां पे कोस था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन। ये भी निकाला हुआ है हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा ई टू कोस के वाई वाई और साइन के जेड जेड। ऊपर एक बार चेक कर लेना क्या है, यही है ना। तो ये मल्टीपल था, इसको मैंने ई टू मान लिया, है ना। फिर के एक्स था, तो के एक्स भी कोई मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। फिर साइन के एक्स एक्स कोस के वाई वाई और साइन के जेड जेड। तो ई टू साइन के एक्स एक्स कोस के वाई वाई साइन के जेड जेड। और यहाँ पर ई टू की वैल्यू भी आप लोग पुट कर सकते हो। हियर ई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 ओमेगा म्यू बी एंड सिंपली के एक्स अपॉन के सी स्क्वायर। अब अगर दो चीजें मेरे पास निकल चुकी है, तो तीसरी चीज निकालने में क्या बुराई है। आप अपनी दिमाग लगाओ तो देखो, ई वन यहाँ आ रहा है, ई टू यहाँ आ रहा है, तो ई जेड हमने सोल्व किया नहीं है, बट मैं मन से लिख रहा हूँ, यहाँ पे ई थ्री आ जाएगा। जब एक्स लिखा था तो कोस में एक्स था, बाकी दोनों साइन थे। वाई लिखा था तो कोस में वाई था, वाई में कोस था, बाकी दोनों साइन थे। तो सिमिलरली जब जेड लिखूंगा तो जेड में कोस आएगा और बाकी दोनों साइन आएंगे। ये तो केवल रीजनिंग का सवाल हो गया। तो इट्स जस्ट लाइक रीजनिंग, सिमिलरली लिख दिया मैंने, बस सिमिलरिटी चलती है यहाँ पे। तो समीकरण नंबर 3 ये मैंने कहीं सोल्व नहीं किया इजेड, बट मैंने ये ऊपर के दोनों सॉल्यूशन देख के और नीचे अपने आप लिख दिया। ठीक है, ताकि तुम जल्दी से जल्दी इसको सोल्व कर पाओ ना। अब इसको सोल्व करने के लिए हम लोग मैक्सवेल इक्वेशंस की यूज लेते हैं। ठीक है, सो यूजिंग द मैक्सवेल इक्वेशंस, यूजिंग मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, यूजिंग
मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन कितना हो जाएगा, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस आयोटा म्यू ओमेगा एंड एच वेक्टर। ठीक है, इसको सोल्व करो तो कंपेयर करो, तो एक्स कंपोनेंट कंपेयर करना है आपको। तो एक्स निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, क्रॉस में एक्स निकालना, तो एक्स के बाद वाई आता है, तो इसको वाई ले लो। इसका वाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई। वाई के बाद जेड आता है, तो इसका जेड कंपोनेंट ले लो, फिर उल्टा कर दो, इसका जेड ले लो और इसका वाई ले लो, तो इसका एक्स कंपोनेंट निकल जाएगा। बिना मैट्रिक्स सोल्व करे आप लोग आराम से लिख सकते हो। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेशन नंबर 2 और 3 से वैल्यू पुट कर दो। सो फ्रॉम 2 एंड 3, मतलब कि जो EZ है इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ताकि ये वैल्यू निकल जाए, और जो EY है इसको जो है मुझे Z में रेस्पेक्ट में करना है ताकि ये वैल्यू निकल जाए। तो करता हूं मैं, देखो, और ये करने के बाद फिर मुझे HX की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो भी सोल्व करोगे फिर HX निकाल लेना। तो HX का क्या वैल्यू आता है मैं आपको लिखवा रहा हूँ सीधा, क्योंकि आपको सिंपली डिफरेंशिएट करना है, तो आप लोग कर सकते हो डिफरेंशिएट, उसमें इशू नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से HX का वैल्यू निकालता हूँ। तो HX का वैल्यू मेरे पास जो सोल्व आया वो है 1 अपॉन आयोटा ओमेगा म्यू KZ E2 K बाय E3 साइन KXX कोस KYY कोस KZZ, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, सिमिलरली अब यही काम आपको y कंपोनेंट लेके करना है। ठीक है, और z कंपोनेंट लेके भी यही काम करना है। ये तो मैंने केवल x कंपोनेंट लिया है, टेकिंग x कंपोनेंट। अब ऐसे ही आपको इसका y कंपोनेंट लेना है, फिर hy निकालना है, फिर z कंपोनेंट लेना है, फिर hz निकालना है। तो मैं लिख दे रहा h बाई HCl की वैल्यू क्या आएगी। सिमिलरली hy की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में, 1 अपॉन आयोटा म्यू ओमेगा एंड e kx E3 माइनस KZ E1 कोस KXX एंड साइन KYY KZZ। तो अल्टीमेटली इसको क्वेश्चन नंबर 6 नाम दे दो, और ऐसे ही Z निकाल लो। ठीक है, वन अपॉन आयोटा ओमेगा म्यू। ठीक है, और ये हो जाएगा E1 KY माइनस E2 KX, और ये हो जाएगा कोस KXX। तो ये जो है रेजोनेटर के फील्ड कंपोनेंट्स हो गए, कोस KXX कोस KYY और साइन। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, एक और चीज आपको दिखाता हूं। अगर मैं वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट की बात करता हूं ना, तो हम ये जानते हैं, सिंस हम वी नो दैट जो हमारे पास नॉर्मली केसी होता है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं मैं आपको। सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हम लोग केसी की बात होता है, केसी स्क्वायर नॉर्मली क्या होता है, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, ऐसा हुआ करता है। और हम ये बात जानते हैं बेसिकली,
एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर अपॉन के सी। ओमेगा अपॉन के क्या होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो नॉर्मली हम लोग जब के सी निकालते हैं तो ये कितना होता है, ओमेगा आर अपॉन वी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब अगर आप के की वैल्यू पुट करो तो एम पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर और एन पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर और पी पाई अपॉन जेड सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे ओमेगा आर, तो वी बराबर कितना होता है, 1 अपॉन अंडर म्यू एप्सिलॉन। तो हम लोग यहाँ जब ओमेगा आर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर म्यू एप्सिलॉन, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास अंडर, ये पाई बाहर निकाल लो तो m अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस n अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस p अपॉन सी का होल स्क्वायर, लाइक दिस। और आप चाहो तो इसमें और फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हो, तो इसको हम लोग 2 पाई एफ भी बोल सकते हैं, 2 पाई न्यू बोलते हैं ना, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। तो एफ आर निकल जाएगा यहाँ से, पाई से पाई कैंसिल करके कितना हो जाएगा, सिंपली आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, इसको सी बोल दो आप, वेलोसिटी बोल दो, लाइट वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली मान लो अगर ये बात करें, तो ये कितना हो जाएगा, या फिर वी बोल दो नॉर्मली, तो इसको वी बोल सकते हो। ये कितना हो जाएगा, वी अपॉन 2 अंडरवुड, ये जो भी आता है अंडरवुड में वो लिख देना, वही का वही चलेगा। ठीक है, नाउ अब एक और चीज आप लोग लिख सकते हो, न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा, या फिर न्यू को हम लोग एफ बोलते हैं, एफ बराबर सी अपॉन लेमडा, या फिर एक बात बोल दो, सी तो है नहीं यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहाँ वी है, तो हम लोग बोल सकते हैं एफ बराबर एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन लेमडा आर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लेमडा आर भी निकाल सकते हो, नथिंग। तो लेमडा आर कितना हो जाएगा हमारे पास, लेमडा आर हो जाएगा 2 अपॉन अंडरवुड जो भी आपका है, दैट मीन्स एम अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एन अपॉन बी का होल स्क्वायर और पी अपॉन सी का होल स्क्वायर, लाइक ये लेमडा निकल जाएगा। इक्वेशन नंबर कितना आ रहा है, 7 के बाद 8 आ गया, इसको 8 दे दो, इसको 9 दे दो, लेमडा आर वाली को। अब इसमें क्या है, फॉर द डोमिनेंट मोड, डोमिनेंट मोड मतलब होता है लोएस्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मोड को बोलते हैं डोमिनेंट मोड। तो अगर डोमिनेंट मोड की बात करता हूं मैं, सो फॉर डोमिनेंट मोड, डोमिनेंट का मतलब होता है सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जहां होती है, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी के लिए ये कंडीशन होती है कि सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन, सॉरी सी ग्रेटर देन, मतलब ये डायमेंशन जेड वाली तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो सी ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, बी, ए ग्रेटर देन बी, बी सबसे कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब बी का कोफिशिएंट जो एन है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 0 होना चाहिए, तो सबसे लोएस्ट आपकी आ जाएगी। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि बी डायमेंशन सबसे कम होती है, ए डायमेंशन इतनी लंबी होती है, बी जरा सी होती है ना, और सी भी बहुत लंबी होती है, इसलिए बी डायमेंशन को हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो एफ सी है, एफ आर है, मतलब डोमिनेंट मोड के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ आर, ये देख लो इस वाले फॉर्मूले को देखना जिसमें एम अपॉन ए समथिंग जो भी आ रहा है, तो एफ आर कितना हो जाएगा डोमिनेंट मोड के लिए, 1 अपॉन 2 अंडर म्यू एप्सिलॉन, वी का वैल्यू पुट कर दो, बी डायमेंशन खत्म कर दो तो केवल ए बच जाएगी, एम अपॉन ए का होल स्क्वायर, और सी बच जाएगी पी अपॉन सी का होल स्क्वायर, और एम और पी की वैल्यू भी बहुत कम होगी, सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी, मतलब 1 हो जाएगी सबसे लोएस्ट वैल्यू। तो डोमिनेंट मोड ये हो जाएगा मेरे पास एफ आर, किसके लिए, टीई मोड के लिए 101, दिस इज द लोएस्ट मोड, क्योंकि मैंने एम पी की वैल्यू 1 1 रख दी, एन 0 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास अल्टीमेटली 1 अपॉन 2 अंडर म्यू, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है,
और इसी तरह से हम लोग इसी चीज के लिए अगर हम इक्वेशन नंबर 9 की बात करते हैं तो 9 से लैम्डा आर निकल जाएगा आपका, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 9, सो फ्रॉम 9 अगर आपको लैम्डा आर निकालना है इसी मोड के लिए, TE101 के लिए, तो वही सेम रामायण कर दो, 2AC अपॉन ये हो जाएगा अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो, न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ से भी आप वैल्यू यहाँ निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है, दैट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर डोमिनेंट मोड, और ये कहलाती है रेजोनेंस वेवलेंथ, रेजोनेंस वेवलेंथ बोल सकते हो आप फॉर द डोमिनेंट मोड, है ना। अब अगर बात करते हैं हम लोग क्यूबिकल की, मान लो अगर क्यूबिकल हो तो फॉर द क्यूबिकल रेजोनेटर, फॉर क्यूबिकल रेजोनेटर वहां पर ए डायमेंशन बराबर बी डायमेंशन और सी डायमेंशन बराबर होती है, तो दोनों बराबर सब बराबर कर दो। तो लेमडा आर जो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डोमिनेंट वेवलेंथ √2 और ए के बराबर हो जाएगा 102 है। इसका मतलब कम से कम इतना वेवलेंथ तो होना ही चाहिए उसको प्रोपोगेट करने के लिए, इससे कम में तो प्रोपोगेट होगा नहीं वो। दिस इज द मिनिमम वेवलेंथ फॉर द प्रोपोगेशन, तो प्रोपोगेशन के लिए सबसे कम वेवलेंथ ये होता है, ठीक है ना। तो ये एक फैक्टर था, डेरिवेशन था वेवलेंथ निकालने का, फील्ड कंपोनेंट निकालने का, सब कुछ निकल गया मेरे से, तो कोई इशू नहीं है। अब कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके आगे का क्वालिटी फैक्टर वगैरह निकालने का, तो ये हम काम कल करेंगे, ठीक है।